बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि लेट लॉ एडमिशन टेस्ट पास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और क्या तरीक़ेकार होगा इसका। तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं कि क्या सिलेबस है इसका। ये तो सब ने एडवर्टाइजमेंट में देख ही लिया होगा। हम इसको डिटेल में देखते हैं कि कौन से टॉपिक्स हमें स्टडी करने हैं, कौन से नहीं करने और कितना वक्त कम से कम पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ऐसे बेसिकली इसमें लॉ एडमिशन टेस्ट में 15 मार्क्स का ऐसे लिखना होता है हमें। हम उसे आइदर इन इंग्लिश एंड उर्दू, हम किसी भी ज़बान में लिख सकते हैं। ऐसे को अटैम्प्ट करने का बेसिक रूल है कि इधर इस टेस्ट में हमें 200 वर्ड्स का लिखना होता है। 200 वर्ड्स से ज़्यादा का ना हो, मैक्सिमम 200 वर्ड्स। उसके बाद ऐसे का स्ट्रक्चर सबको मालूम है कि सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन आएगा, उसके बाद उसकी मेन बॉडी एंड थर्ड और लास्ट में उसका कंक्लूजन आएगा। अब ये कुछ मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं जिसमें से हर लेट में एक ना दो टॉपिक्स लगते हैं। पहला टॉपिक है हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ऐसे। कौन सा है पहला? हॉली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। पहला टॉपिक है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और ज़्यादातर लेट टेस्ट में ये टॉपिक आ चुका है और मे भी आगे भी आ जाए। अगर हम इसको स्टडी करना चाहते हैं तो स्टडी का तरीक़ेकार ये होगा कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी जनरल नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कि वो कब पैदा हुए थे, उनका इखलाक कैसा था, उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारी। एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तो तभी आप इस पर लिख सकेंगे। दूसरा हमारे पास आ जाता है कोविड-19। अगर हम कोविड-19 पर ऐसे लिखना चाहते हैं तो हमारे पास कोविड-19 के बारे में फेयर नॉलेज होना ज़रूरी है कि भाई पहला केस सबसे पहले कहाँ आया था, सबसे पहली डेथ कहाँ हुई थी। अगर वो हमसे पूछ ले कि कोविड-19 एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, तो हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ऐसे के टॉपिक्स ऐसे डायरेक्ट नहीं देता। तीसरा हमारे पास आ जाता है ग्लोबलाइजेशन, चौथा टेररिज्म, पांचवा क्लाइमेट चेंज, सातवां इंडिपेंडेंस का वो ऐसे दे देता है जैसे लास्ट हुआ था मार्च में, तो उसमें आया था कि इंडिपेंडेंस एक नेमत है या नहीं है। आठवां कश्मीर इशू पूछ सकता है कि इसका हल क्या है। सोशल मीडिया एंड इट्स रोल, डिजिटल वर्ल्ड, फ़लस्तीन इशू, अफ़गानिस्तान इशू। ये जो सारे टॉपिक्स हैं इनको जो वो पेपर में देंगे वो डायरेक्ट ये टॉपिक्स लिखकर नहीं भेजेंगे, इनके बारे में पूछ लेंगे, इनसे रिलेटेड ये पूछ लेंगे कि भाई ये फ़लस्तीन इशू हुआ तो इस पे OIC का क्या किरदार था, इस पे यूनाइटेड नेशन का क्या किरदार था। इस तरीके से ये पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसे की प्रैक्टिस करना तो जो मैं रिकमेंड करूँगा कि डेली एक ना एक टॉपिक पर उसके बारे में पढ़कर ख़ुद अपनी वर्डिंग्स में उसको सेट करके लिखें। कम से कम 2-3 पेजेस का रोज़ इसकी प्रैक्टिस करें। दूसरा हमारे पास सवाल आ जाता है जो हमने अटैम्प्ट करना होगा, पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में सारे लोग घबराए हुए होते हैं, परेशान होते हैं, ऐसे पता नहीं क्या पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है। पर्सनल स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ अगर हम इसकी वर्ड के मायने देखें तो ये है ज़ाती राय। हमें एक टॉपिक दे दिया जाता है, उसके ऊपर हमारी ज़ाती राय मांगी जाती है। जैसे मैंने जब पर्सनली दिया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि आजकल बच्चे कॉलेज की स्टडीज़ करते करते साथ में पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो ये कैसा है। तो इसमें अब हमें क्या करना है, जो उन्होंने टॉपिक दिया है उसमें बैलेंस रहना है। हमें किसी एक साइड पर नहीं होना, जो सोसाइटी का व्यू है वो बयान करना है हमें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंग्लिश का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 मार्क्स हैं इसके। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, पास्ट पेपर्स को फॉलो करना है। इंग्लिश के पोर्शन में मैंने चेक किया तो काफ़ी जो सिनोनियम्स एंटोनियम्स रिपीट होकर आ रहे हैं, कभी कभी तो 4-5 रिपीट होकर आ जाते हैं। सिनोनियम्स और एंटोनियम्स तभी आप अच्छे से कर सकेंगे जब आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी। तो इसके लिए अपनी वोकैबुलरी अच्छी कीजिए। रोज़ 8, 9, 10 इतने वर्ड्स याद कीजिए जब तक आपको पता है कि आपका टेस्ट कितना दूर है, उस हिसाब से। हमारे पास बाकी आ जाता है इंग्लिश में प्रीपोजिशंस इस दुनिया में बहुत मौजूद हैं, तो प्रीपोजिशंस की एक मखसूस तैयारी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अपने बेसिक कॉन्सेप्ट प्रीपोजिशन से लेकर क्लियर कीजिए कि ऑन का यूज़ कहाँ होगा, ऑफ कहाँ यूज़ होता है, अबाउट कहाँ आएगा। इस तरीके से प्रीपोजिशंस के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और पास्ट पेपर से आइडिया ज़रूर लें। फिर हमारे पास आ जाता है जनरल नॉलेज। ये एक ऐसा पोर्शन है, मैं समझता हूँ 20 मार्क्स का, जिसमें हम हाई स्कोर गेन कर सकते हैं, अपने पूरे रिज़ल्ट को मेंटेन करने में मदद दे सकते हैं।
जनरल नॉलेज बेसिकली पूरी दुनिया की जनरल नॉलेज इसके अंदर आ जाती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एरियाज़ हैं जो हमें कवर करने हैं, जो इस टेस्ट में हमेशा देखे जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि इस टेस्ट में एक ना एक या दो कैपिटल ज़रूर पूछे जाते हैं, एक करेंसी भी पूछी जाती है। तो हमें कैपिटल्स और करेंसीज़ 50 to 60 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के ज़रूर याद होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, कि भाई दुनिया में लार्जेस्ट सी कौन सा है, लार्जेस्ट माउंटेन कौन सा है, स्मॉलेस्ट माउंटेन कौन सा है, स्मॉलेस्ट रिवर कौन सा है। इस तरीके से दुनिया की जो एक फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं वो हमें पता होने चाहिए। फिर हमारे पास आ जाते हैं ओशियंस, पासेस, रिवर्स, सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, सबसे बड़ा पास कौन सा है, इसी तरीके से इनके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेडक्वार्टर्स, जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनाइटेड नेशन, OIC, सार्क, इन सब के हमें हेडक्वार्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। इनके जो अभी मौजूदा सेक्रेटरी हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, और आपने स्टडी करनी है बिल्कुल ईमानदारी के साथ। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको उसका बिल्कुल उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि उसका पहला जनरल सेक्रेटरी कौन था, अभी कौन है, इसका मोटो क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये कौन से ईयर में बनी थी, और पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया था। फिर हमारे पास आ जाते हैं फाउंडर्स, फादर्स। इस टॉपिक का भी एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हर टेस्ट में देखने को मिलते हैं। जैसे वो आपसे पूछ लेगा कि चाइना का फाउंडर कौन है, USA को किसने फाउंड करा था, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। फाउंडर्स और फादर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये देखकर थोड़ा स्टडी कीजिएगा। फिर हमारे पास आ जाता है फर्स्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में फ़र्स्ट क्या था, जनरल नॉलेज में ही आ जाता है। वैसे तो ये पाकिस्तान स्टडी का टॉपिक है, लेकिन जनरल नॉलेज में भी आ जाता है कि पाकिस्तान में सबसे पहला एयरपोर्ट कब बना, पाकिस्तान में सबसे पहली एयरलाइन कौन सी थी, ये जो सवाल आते हैं फर्स्ट इन पाकिस्तान। पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था, पहला प्रेसिडेंट कौन था, उसके बाद चीफ़ मिनिस्टर्स और गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस। जो चीफ़ मिनिस्टर हैं, फर्स्ट चीफ़ मिनिस्टर कौन था पंजाब का, सिंध का, और अभी कौन है, ये हमें मालूम होना चाहिए, गवर्नर का भी। फिर हमारे पास आ जाता है इस्लामिक स्टडीज़, जो कि 10 नंबर का है। इसमें क्या है, हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड हर नॉलेज होनी चाहिए जो इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो हर नॉलेज ही होनी चाहिए, लेकिन टेस्ट के लिए हमें जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। बाकी फैक्ट्स अबाउट द कुरान, नॉलेज अबाउट द कुरान, कुरान के जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में मालूम हो। सबसे बड़ी सूरत कौन सी है, सबसे छोटी सूरत कौन सी है, कितनी आयतें हैं, कितने रुकू हैं, ज़बर कितनी दफ़ा आया है, और कौन सी कितनी सूरतें हैं जिनका नाम जानवर पर है। इसी तरीके से कुरान के जितने भी फैक्ट्स हैं वो मालूम होने चाहिए। उसके बाद आ जाता है नॉलेज अबाउट गज़वात, इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन इस्लाम। हमें गज़वात के बारे में पता होनी चाहिए कि कौन सी गज़वा कब लड़ी गई थी, और बाकी जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं इस्लाम के, उनकी डेट्स और उनका जो कब हुए थे वो उनका पता होना चाहिए, जैसे मेराज का वाक़या। फिर नॉलेज अबाउट नमाज, ज़कात, सोम, हज। नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, कब फ़र्ज़ हुए थे और इनकी क्या क्या अहमियत है, और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं। नॉलेज अबाउट 4 कैलिफ्स, हमें चारों खलीफा राशिदीन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि उनका दौर कब से कब तक था, उनकी तारीख़ पैदाइश, कौन सबसे पहले कैलिफ बना था, लास्ट कैलिफ कौन था, इस बारे में नॉलेज होना लाजमी है। बाकी इससे बाहर मैं नहीं समझता कि इस्लामिक स्टडीज़ में कुछ आएगा। पाकिस्तान स्टडीज़ का फिर हमारे पास आ जाता है जो कि 10 नंबर का है। ये भी एक गोल्डन एरिया है जिसमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन, 1962, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नॉलेज होना बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं 10-12 उनके बारे में होनी चाहिए, और हमें उसके बाद नॉलेज अबाउट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एंड देयर डेट्स। जो पाकिस्तान के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं और डेट्स हैं उनका पता होना चाहिए। सबसे मेन चीज़ जो आपने याद रखनी है पाकिस्तान स्टडीज़ में, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें डेट्स याद करनी है ऑब्जेक्टिवली। फिर लार्जेस्ट, फर्स्ट, स्मॉलेस्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सा है, सबसे पहली इंडस्ट्री कौन सी है, और सबसे छोटा रिवर कौन सा है, ये सब हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ। पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था, अभी कौन है, थर्ड कौन था, ये सब हमें मालूम होना चाहिए। अभी प्रेसिडेंट कौन है, आर्मी चीफ पहला कौन था। फिर आ जाता है रिवर्स, पासेस, माउंटेन्स, फॉरेस्ट। पाकिस्तान के जितने भी रिवर्स, पासेस, माउंटेन्स और फॉरेस्ट हैं इनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन सा रिवर कहाँ पर है, किससे कनेक्ट होता है, कौन सा पास हमें किससे कनेक्शन देता है, माउंटेन्स कौन कौन से हैं, कौन सा सबसे बड़ा है, और
किस रेंज में मौजूद हैं, किस इलाके में मौजूद हैं। उसके बाद आ जाता है नॉलेज अबाउट 4 प्रोविंसेस प्लस गिलगित बल्तिस्तान एंड कश्मीर। हमें चारों सूबों के बारे में, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। फिर आ जाता है उर्दू पोर्शन, जिसके 10 मार्क्स हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जिसमें हम नंबर गेन कर सकते हैं आसानी से। क्योंकि इसका सिलेबस बहुत कम है। इसमें सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स होते हैं, अल्फाज मुतरादिफ और अल्फाज मुतज़ाद। ये बहुत ही आसान है, इसमें बेसिक वर्ड्स होते हैं, बस हमें थोड़ा बहुत इसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैं आपको गाइड करूँगा कि जो मैं रेफ़र करूँगा कि आप जितने भी पास्ट पेपर के, जितने भी अभी तक लेट के टेस्ट हुए हैं, उसके अल्फाज मुतरादिफ और मुतज़ाद देख लें। उसमें से आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के आएंगे। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ईडियम्स, मुहावरे। अक्सर लेट के टेस्ट में उर्दू के पोर्शन में मुहावरे भी आ जाते हैं। जब मैंने दिया था तब नहीं आए थे, लेकिन अक्सर आ जाते हैं, तो थोड़ा मुहावरों को भी देख लिएगा पास्ट पेपर्स से ही। और उसके बाद तीसरे जो लास्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं सेंटेंस करेक्शन का। सेंटेंस करेक्शन में क्या होता है, कोई लफ्ज़ उन्होंने आगे पीछे करके सेंटेंस दे दिया होता है और पूछते हैं कि इसका सही सेंटेंस कौन सा होगा। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। फिर लास्ट हमारे पास आ जाता है बेसिक मैथमेटिक्स। ये होता है 5 नंबर का, लेकिन अगर इस पर बंदा थोड़ी सी मेहनत कर ले तो इसमें 5 आउट ऑफ 5 गेन कर सकता है। इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ है बेसिक अर्थमेटिक, उसी के अंदर एवरेज, एजेस, परसेंटेजेस, लॉगरिथम और उसकी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसमें अक्सर क्वेश्चन जो होते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड होते हैं। एजेस की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, एवरेज की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इन सब की प्रॉब्लम्स वगैरह आ जाती हैं। और आपको थोड़ा बहुत सर्किल के बारे में, रेडियस के बारे में, इन सब के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपकी बेसिक मैथमेटिक्स अच्छी है तो ये आप आसानी से कवर कर जाएंगे। लेकिन अगर मैं ज़ाती तौर पर बताऊँ तो मैथ्स पे अलग से कोई वक्त ना दीजिए इतना ज़्यादा। जो सबसे ज़्यादा हमें तवज्जो देनी है, जनरल नॉलेज, ऐसे राइटिंग, पर्सनल स्टेटमेंट, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामियत एंड इंग्लिश, इन पे हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। और अगर आप ये समझते हैं कि तैयारी नहीं हो पाएगी, 5 दिन है, 6 दिन है, 1 महीना है हमारे पास, तो आप क्या कीजिए, अपना टाइम टेबल बनाइए। रोज़ाना कम से कम 2 से 3 घंटे स्टडी कीजिए। और स्टडी ऐसे कीजिए कि आपको पता लगे आपने कुछ पढ़ा है, जान ना छुड़ाएँ। इंशाल्लाह कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेट आसानी से निकल जाएगा। 50 नंबर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपना एम रखिए 80 से लेकर 85 नंबर लेने का। जब इतना एम रखेंगे तो फिर जाके कुछ एवरेज नंबर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।